हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ऑरेकल इंजीनियरिंग क्लासेस में। दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में एसी सर्किट में फेज़र के बारे में पढ़ा था कि दो फेज़र को कैसे जोड़ा जा सकता है और हम लोगों ने उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। आज हम लोग का टॉपिक है पावर फैक्टर, यानी पावर फैक्टर क्या होता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, या फिर यूनिटी पावर फैक्टर से क्या मतलब होता है। पावर फैक्टर लो होगा तब क्या होगा, हाई होगा तब क्या होगा, इन सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर फैक्टर मतलब शक्ति गुणक, हिंदी में बोलते हैं शक्ति गुणक। इसको प्रेजेंट किया जाता है cos फाई से। ठीक, आइए समझ लेते हैं कि ये फाई क्या है। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो है cos जिसको क्या बोलते हैं कोज्या, और इसमें एंगल मिलाया गया है फाई, यानी जो एंगल फाई था उसको जब हम लोगों ने cos के साथ लिखा तो ये पूरा क्या बन गया, पावर फैक्टर बन जा रहा है। अब ये एंगल फाई हमको कहाँ से मिलेगा। ठीक, तो देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ये जो फाई होता है इसको बोला जाता है फेज एंगल, मतलब कला कोण क्या था, जैसे हम लोग में तीन फेज है, ठीक, या सिंगल फेज से समझते हैं। दो पैरेलल ब्रांच हो गई, मान लीजिए एक ये और एक ये। अब इसमें होगा क्या, दो धाराएं होंगी, यहाँ से कोई करंट आई जाएगी, यहाँ पे करंट चली जाएगी I1, यहाँ पे करंट चली जाएगी I2, और इस पूरे के क्रॉस मान लेते हैं वोल्टेज क्या है, V है। क्लियर यहाँ पे। तो अगर आपसे कहा जाए कि फेज एंगल बताइए, क्योंकि ये सब क्या है, एसी क्वांटिटी है। एसी क्या होती है, फेजर में होती है, मतलब इसमें क्या होता है, समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। वेक्टर क्वांटिटी है जो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेजर बोलते हैं। तो वोल्टेज और I1 के बीच में एक कोण होगा, वोल्टेज और I2 के बीच में भी एक कोण होगा, वोल्टेज और करंट I के बीच में भी एक कोण होगा। यानी एंगल यहाँ पे बनेंगे तीन, एक V और I के बीच, V और I1 के बीच, V और I2 के बीच में एंगल बन रहा होगा। तो हम कला कोण किसको कहेंगे। अब देखिए, इस सर्किट में रिजल्टेंट वोल्टेज मतलब तुल्य वोल्टेज या कुल वोल्टेज कितना लग रहा है, आप कहेंगे V लग रहा है। इसमें कुल धारा कितनी है, क्या I1 कुल धारा है, नहीं, कुल धारा क्या है I, क्योंकि I क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा, मतलब ये जो करंट I है यही क्या होगी, टोटल करंट, या फिर इसको बोलेंगे रिजल्टेंट करंट हो जाएगी। तो हम लोगों ने यही पढ़ा था कि रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट किसी भी सर्किट में, ऐसे ही अगर सीरीज सर्किट ली जाए तो उसमें क्या हो सकता है, कई वोल्टेज होगा, VR, VL, VC, लेकिन धारा क्या होगी सीरीज में, एक ही होगी। तो इसका जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा V, ठीक, इस V और I के बीच का कोण, ऐसे यहाँ पे क्या, इस V और रिजल्टेंट करंट I के बीच का कोण। तो किसी भी सर्किट में वोल्टेज रिजल्टेंट और रिजल्टेंट करंट के बीच का जो कोण होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, फेज एंगल बोलेंगे। और इसी फेज एंगल को जब कोज्या यानी cos के साथ में रिप्रेजेंट किया जाएगा, लिखा जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हम लोग का शक्ति गुणक बन जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। कई परिभाषाएं हैं शक्ति गुणक की, लेकिन जो बेसिक है वो यही है कि फेज एंगल को cos के साथ लिखने पर जो प्राप्त होगा वही कहलाएगा हम लोग का पावर फैक्टर। ठीक, चलिए, अब पावर फैक्टर की जो वैल्यू होगी, यानी जो इसका मान होगा, ये 0 से 1 के बीच में फिक्स होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। क्यों भाई, आप जब भी cos में कोई भी एंगल रख के देख लीजिए, cos की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसके बीच में ही सब वैल्यू लाई करेंगी आपकी, ठीक है, 0 से 1 के बीच में। तो जब आप इसको cos फाई यानी एंगल में ही लिख रहे हो तो इसका मान कितने के बीच होगा, 0 से 1 के बीच में ही आपको प्राप्त होगा। ठीक, यहाँ तक। लेकिन जब हम बात करेंगे इसके नेचर की, शक्ति गुणक के नेचर की यानी प्रकृति की, तो ये हमको 3 मिल जाएगा। प्रकृति इसकी होगी 3। देखिए कौन कौन सी, एक हम लोग को मिलेगा यूनिटी, दूसरा मिलेगा हम लोग को लैगिंग, और तीसरा मिलेगा हम लोग को लीडिंग। लैग का मतलब क्या है, पश्चगामी होगा। लीड का मतलब क्या है, अग्रगामी होगा। और यूनिटी का मतलब क्या है बंधु, इकाई होगा।
जो नेचर की बात, यहाँ वैल्यू की बात तो हो गई, 0 से 1 के बीच में होगा, लेकिन नेचर कैसा होगा, तो नेचर 3 हो सकता है, यूनिटी हो सकता है, लैगिंग हो सकता है, या फिर लीडिंग नेचर का हो सकता है। अब ये पश्चगामी अग्रगामी इकाई ये क्या है, हम कैसे पहचानेंगे, आइए इस पे कुछ समझ लेते हैं बात को। ठीक, देखिए नाम से लग रहा है इकाई, मतलब जो शक्ति गुणक है उसकी प्रकृति कैसी है, इकाई है। तो इकाई का मतलब ये हुआ cos फाई जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 1। cos फाई कितना भाई, 1 इकाई है। ठीक, अभी इकाई तो है, तो इसका मतलब जो एंगल होगा फाई वो कितना होगा, cos में कितनी वैल्यू 0 होती है, सॉरी 1 होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। बात समझ में आई, मतलब जो कोण आपको दिख रहा है एंगल फाई, फेज एंगल, उसकी वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है। ठीक, और हम लोगों ने यही तो पढ़ा था, रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट के बीच का एंगल ही फेज एंगल बन रहा है। वहां पे ये कितना है, यहाँ पे 0 डिग्री है। यानी अगर ये वोल्टेज V है, आप कह लीजिए यहाँ पे I, यहाँ पे V, एंगल कितना बन गया, 30 डिग्री बन गया। एंगल कितना बन गया, 30 डिग्री सपोज जेड बन गया। तो आप यहाँ से पावर फैक्टर क्या लिखेंगे, आप डायरेक्टली बोलेंगे cos फाई cos 30 का मान √3/2 यानी 0.86 या 0.8। ठीक है, यहाँ तक बात। कोई भी एंगल हो जाए आप उसको cos के साथ लिख दोगे, वो बन जाएगा पावर फैक्टर। बस यार ये रखना है कि वो एंगल किसका होना चाहिए, रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट के बीच का होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक अगर इतनी बात समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एंगल बोल रहा है 0 डिग्री है, मतलब जो रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट होगी, क्या उसके बीच में कोई कोण होगा, नहीं होगा, तभी तो एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है। मतलब ये कुछ ऐसे हो सकता है, बात समझ में, कुछ ऐसे हो सकता है। चलिए, या फिर इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये वोल्टेज दिखा दीजिए, उसी के ऊपर क्या दिखा दीजिए, करंट को दिखा दीजिए। ये भी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर भी एंगल कितना है, 0 डिग्री का है, और यहाँ पे पैरेलल है, मतलब एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का ही हो जाएगा। करेक्ट यहाँ तक। चलिए अब बात कर लेते हैं लैग की और लीड की। ये क्या होता है, क्या मतलब होता है। किसी ने मान लीजिए फेजर के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है, हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में। तो फेजर में अगर हम लोगों ने मान लीजिए ऐसे रिप्रेजेंट किया वोल्टेज और करंट को, तो एंगल तो ठीक है 30 डिग्री का है। क्या इसको हम, इसी को देखिए, इसी को क्या हम ऐसे भी बना सकते हैं, आई और सॉरी यहाँ पे V लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए I। यहाँ पे भी एंगल कितना हो सकता है, 30 डिग्री। करेक्ट है ना भाई, ये भी और ये भी दोनों क्या है, बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है, 30 डिग्री का दिख रहा है। मतलब अगर आप यहाँ से लिखेंगे तो इसका भी cos 30 आएगा, और cos 30 की वैल्यू आएगी √3/2, जिसको लिखेंगे 0.8। मतलब ये भी 0.8 पावर फैक्टर दे रहा है, ये भी क्या दे रहा है, 0.8 पावर फैक्टर दे रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो वोल्टेज था यहाँ पे वो करंट है, यहाँ पे जो वोल्टेज था यहाँ पे क्या आ गई है, करंट आ गई है। मतलब ये फेजर जो बना हुआ है, एंगल तो सेम ही है, मगर जो इसकी पोजीशन थी वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ठीक, अब अगर आप क्लॉकवाइज चलिए, अगर आप क्लॉकवाइज चलिए घड़ी की दिशा में ऐसे चलेंगे ऐसे ही, तो ये तीर बना दीजिए आप। तो तीर में क्या है, सिर होगा, ये पीछे क्या होगा, पूंछ होगी। पूंछ कहाँ होती है, पीछे होती है ना भाई। क्लॉकवाइज चले, ये इसका हेड हो गया, ये क्या हो गया, टेल हो गया, ऐसा मान लेते हैं। तो हेड मतलब आगे, टेल मतलब पीछे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि करंट तो आगे है, वोल्टेज क्या है, पीछे है। बात यहाँ तक समझ में आई, करंट आगे है, वोल्टेज क्या है, पीछे है। कितना डिग्री पीछे है, आप कहोगे 30 डिग्री पीछे है। ठीक था, इसमें भी अगर हम क्लॉकवाइज ही चलते हैं, जैसे अभी तक चले थे क्लॉकवाइज, ठीक, इसमें क्लॉकवाइज चले तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें वोल्टेज आगे है, करंट क्या है, पीछे है। एंगल दोनों का क्या है, सेम टू सेम है, मगर क्लॉकवाइज चलने पर फेजर के अंदर वोल्टेज इसमें पीछे मिल रहा है, जबकि इस वाले में क्या पीछे मिल रहा है, करंट पीछे मिल रही है। क्लियर। इसका मतलब कि ये जो रोटेशन है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा डिसाइड करने में कि कौन आगे रह जा रहा है, कौन पीछे रह जा रहा है। अभी तक क्लॉकवाइज चले, उस केस में हमको क्या मिला कि करंट आगे है, यहाँ पे क्या आगे है, वोल्टेज आगे है। मगर सपोज दैट किसी ने कहा नहीं हम क्लॉकवाइज नहीं चलेंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चल दिया, वो घड़ी की उल्टी दिशा में ऐसे घूम गया। जब ये ऐसे घूमा तो अब क्या होगा,
जब एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो अब हेड ये हो जाएगा, टेल ये हो जाएगा, ऐसे इसका सिर ये, पूछिए। क्लियर? तो भैया यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि वोल्टेज क्या है, आगे, और करंट क्या हो गई, पीछे। यहां पर भी करंट क्या हो गई, आगे, इसमें करंट आगे हो गई, इसमें वोल्टेज क्या हो गया, पीछे। यानी जो प्रीवियस था उससे सारी चीजें क्या हो गई है, पूर्णतः चेंज हो गई हैं। एक चीज सेम है, क्या, एंगल दोनों के बीच में कितना है, 30 डिग्री है। यानी cos फाई की वैल्यू अभी भी 0.8 ही आएगी। बस मैटर कर रहा है, कभी वोल्टेज आगे हो जा रहा है, कभी करंट आगे हो जा रहा है। तो किया क्या जाए, इसके लिए एक हम लोग का जो रूल है उसमें ये माना गया कि हम जब भी फेजर डायग्राम को बनाएंगे, जब भी फेजर डायग्राम को बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमेशा कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट करेंगे बंधु, एंटी क्लॉकवाइज। ये पॉइंट आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, हमेशा फेजर रोटेट करता है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब चलना कैसे, आपको एंटी क्लॉकवाइज ही चलना होगा। ठीक, चलिए, अभी भी समस्या पूर्णतया समाप्त नहीं हुई। आप देख रहे होंगे एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। इसमें क्या है, वोल्टेज आगे है, इसमें भी कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज तो चल रहे हैं। इसमें क्या है, करंट आगे है, इसमें वोल्टेज आगे है, इसमें क्या आगे है, करंट आगे है। तो आप किसको कहेंगे, कोई कहा नहीं वोल्टेज आगे है, तो कहा हाँ भाई वोल्टेज आगे है, ठीक है। किसी ने कहा नहीं करंट आगे है, ठीक। तो आप इस समस्या को कैसे दूर करेंगे, उसके लिए आप किसको बताएंगे कौन आगे है कौन पीछे है, किसको बताएंगे कौन आगे है कौन पीछे है। एक चीज को फिक्स करना पड़ेगा, हम उसी को देखेंगे, उसी को बताएंगे, नहीं वही आगे है वही पीछे है, ठीक। तो उस चीज को क्या माना गया, करंट। करंट को रिफरेंस लेंगे पावर फैक्टर डिसाइड करने के लिए। करंट को रेफरेंस लिया जाएगा पावर फैक्टर डिसाइड करने के लिए। मतलब हमेशा हम करंट को बताएंगे कि करंट वोल्टेज से आगे है, ये करंट पीछे है, ठीक। करंट कहां पर है, करंट की पोजीशन को ही हम फेजर में प्रदर्शित करके बताएंगे कि करंट आगे है, करंट पीछे है। अब आप देखो इसमें चलना कैसे था, एंटी क्लॉकवाइज फिक्स कर लिए, ठीक। अब आपको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज चले, तो यहाँ पे क्या है, करंट आपकी पीछे है, वोल्टेज क्या है, आगे है। करंट पीछे, इसमें क्या है, करंट आपकी आगे है, ठीक। तो आप हमेशा किसको बताओगे, करंट को ही बताओगे। भाई इसमें किसी ने देखा, कहा वोल्टेज आगे है, तो कहे ठीक है भाई वोल्टेज तो आगे है। किसी ने कहा नहीं इसमें तो करंट पीछे है, तो ये भी बात तो सही हो गई, वोल्टेज आगे करंट पीछे है। इसमें देखा, इसमें कहा गया नहीं एंटी क्लॉकवाइज चलना था हमको, चले एंटी क्लॉकवाइज, इसमें करंट क्या है, आगे है, ठीक है। लेकिन किसी ने कहा नहीं करंट तो आगे, ठीक है, वोल्टेज तो पीछे, हम वोल्टेज को बोलेंगे। तो इसीलिए एक फिक्स कर लिया गया कि हम क्या देखेंगे, करंट को देखेंगे कि वो लीड कर रही है, यानी आगे है कि पीछे है। यहां तक आई होप समझ में आ रहा होगा। ये जो लीड और लैग का कॉन्सेप्ट है, बस यही इतना है। आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, घूमना है, चलना है, और ये बताना है कि करंट कहाँ है वोल्टेज से। अगर करंट आगे हुई, अगर करंट आगे हुई मतलब आगे आगे चल रही है, नेता लोग क्या होते हैं, आगे चलते हैं, मतलब करंट क्या करेगी, लीड करेगी, तो हम लीडिंग बोलेंगे, ठीक। करंट क्या होगी, लीड होगी, आगे होगी। अगर वो पीछे होगी यानी क्या होगा, पश्चगामी हो जाएगा। क्लियर? तो बंधु लैगिंग में हम क्या लिखेंगे, करंट यानी जो धारा है वो कैसे होगी, पीछे रहेगी, क्योंकि देखना क्या हमको, करंट ही देखना है। और लीडिंग में क्या बोलेंगे, धारा कहाँ होगी, करंट कहाँ होगी, आगे आगे चलेगी। किससे, वोल्टेज से। किससे, वोल्टेज से। आप किसी का किसी के भी लिए रिलेशन निकाल सकते हो, लेकिन जब भी आपसे बोले नहीं फेज पावर फैक्टर के रिस्पेक्ट में बताओ, तो पावर फैक्टर के लिए आप क्या देखोगे, करंट को ही देखोगे, जब तक कुछ कहा न जाए। अगर मान लो वोल्टेज को कह रहे हैं वोल्टेज को देखो, तब तो सवाल ने बोल ही दिया वोल्टेज को देखने के लिए। अदरवाइज हम लोग क्या मानते हैं, हमेशा करंट को ही रेफरेंस लेके चलते हैं कि करंट आगे है तो बोलेंगे क्या है, लीड है, करंट पीछे है तो क्या बोलेंगे, लैग कर रहा है। बात समझ में आई? चलिए तो देखिए, क्या ये लैग कर रहा है, चलना कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक बात ना। एंटी क्लॉकवाइज चले, करंट कहाँ दिख रही है, पीछे दिख रही है। क्या आप इसको ऐसे बना सकते थे, नहीं भाई। चलते कैसे हम, एंटी क्लॉकवाइज चलते, हमको पता है एंटी क्लॉकवाइज चलना है। और जैसे एंटी क्लॉकवाइज चले तो हमको साफ साफ दिख गया, नहीं भैया यहाँ तो करंट आगे निकल गई, वोल्टेज क्या हो गया, पीछे हो गया। यानी ये क्या है, गलत है विद रिस्पेक्ट टू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर में क्या देखना है आपको, करंट देखना है, तो लैग में करंट पीछे होगी, यानी वाला गलत हो गया, ठीक।
फिर लीड के लिए करंट क्या होगी, आगे, यानी वोल्टेज बना दिए, चलना कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, इसमें क्या हम ऐसे बना सकते हैं, गलत हो जाएगा। चले कैसे, एंटी क्लॉकवाइज चले, घड़ी की उल्टी दिशा में, ये आई है ये वी है, तो सर कहाँ है, वी के पास, तो आगे कौन होगा, वी होगा। जबकि लीडिंग में क्या आगे होता है, धारा आगे होती है, यानी ये क्या हो गया, गलत हो गया। इतनी बात समझ में आई। चलिए, तो ये था आप कैसे फेजर को देखकर बताओगे कि कौन सी क्वांटिटी लीड कर रही है, कौन सी क्वांटिटी लैग कर रही है। तो पावर फैक्टर के लिए आपको क्या बताना, हमेशा बताना है कि करंट कहां होगी। अगर करंट पीछे है तो लैग करेगी, करंट आगे है तो लीड करेगी। और अगर करंट और वोल्टेज क्या है, एक साथ साथ चल रहे हैं, बगल बगल चल रहे हैं, दोस्ती अच्छी है, तो क्या हो जाएगा, एकता होगी, उसमें यूनिटी आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए, ये तो था फेजर को देखकर बता दिया गया। कभी कभी वेव शेप देखने को आ जाता है कि वेव शेप देखकर बताइए कि लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है। ठीक है, चलिए, अब अगर आपको वेव शेप दे दिया जाए, उसमें कहे आप बताओ देखकर कि लीड है कि लैग है पावर फैक्टर, तो आप कैसे बताएंगे, उसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो इसमें एक आप बस ये बात याद रखिएगा कि भाई सिग्नल है तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू में होगा, ऐसी सिग्नल होगा, तभी आप उसका क्या निकाल रहे हो, फेजर डायग्राम निकाल रहे हो। क्योंकि अगर फेजर क्वांटिटी में नहीं है तो क्या फेज एंगल बनेगा, नहीं बनेगा। मतलब फेजर क्वांटिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू में होगी, तात्क्षणिक मान उसका मिलेगा ही मिलेगा। तो जब भी हम सिग्नल के लिए, देखिए यहां बताते हैं आपको, एसी सिग्नल है, दिखा दिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक, कला कोण दो सिग्नल होगा तभी कला कोण बनेगा, अकेले में क्या बनेगा भाई। तो कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए आप, मान लीजिए ऐसे स्टार्ट कर दिया, या किसी ने क्या किया, यहां से स्टार्ट कर दिया, वो उससे कोई मतलब नहीं, चाहे जहां से स्टार्ट हो रहा हो। तो जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू है तो वो क्या होगी, जहां से स्टार्ट हो रही है उस साइकिल में कभी ना कभी तो वो अपने मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगी, अधिकतम मान को प्राप्त करेगी। जैसे ये सिग्नल ले लेते हैं, क्या है, ए, ये सिग्नल कौन सा है, बी। अभी हम ए और बी को लेकर चलना है, लीड और लैग बोलेंगे। हमको मालूम हो गया पावर फैक्टर दिखाना हो तो क्या देखेंगे, करंट को ही देखेंगे। ठीक, ये सिग्नल हो गया एक्स, ये सिग्नल हो गया वाई, कोई भी सिग्नल है ये। ठीक है, यहाँ तक। चलिए, अब ये 0 से पाई, पाई से क्या होगा, 2 पाई। अब जो सिग्नल बी है ये कहीं 20 से स्टार्ट हो रहा है, मान ले रहे हैं इसके बीच में यहाँ पे एंगल कितना है, 5 डिग्री का है। भाई 20, 30, 40, 50 कुछ भी होगा, हमने मान लिया 5 है। ये इसको मान लो एकदम सेंटर से, ये 0, ये पाई, ये कितना हो जाएगा, सेंटर से है तो पाई/2 होगा। ठीक, यहाँ तक बात। तो अब आप कैसे बताओगे कि कौन सा सिग्नल लीड कर रहा है, कौन सा सिग्नल लैग कर रहा है। अब यहाँ तो आपको करंट वोल्टेज दिया नहीं गया है, क्योंकि अभी तक पता था करंट होती, करंट देख लेते, बता देते करंट आगे है कि पीछे है। लेकिन यहाँ पे ए और बी एक्स और वाई के फॉर्म में दिया गया है। तो जब आपको वेव शेप देकर क्वेश्चन पूछेगा तो आप बस एक बात याद रखिए कि जो सिग्नल अपने मैक्सिमम वैल्यू को सबसे पहले प्राप्त करेगा वह लीडिंग होगा, यानी अग्रगामी हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, जो तेज दौड़ा, आगे आगे चला, वो सबसे पहले अपने अधिकतम मान पहुंचेगा, वही क्या होगा, आगे होगा। अब जो बाद में अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर रहा है, यानी पहले बार सेकंड आ गया, सेकंड आ गया मतलब कहाँ रह गया, पीछे रह गया। बात समझ में, बस खाली ये पॉइंट आप याद रखिए कि अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहले जो प्राप्त करेगा सिग्नल, वही सिग्नल क्या होगा, अग्रगामी या लीडिंग हो जाएगा। कैसे, देख लेते हैं। ये था, 0 से चलना शुरू किया, ये पहले चला और भागना शुरू कर दिया। रेस समझिए, रेस हो रही थी ए और बी के बीच में, ए चलना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया। ए जब दौड़ा तो ए तो दौड़ना लगा, लेकिन ए से 5 डिग्री, 20, 30, 40 कुछ भी, 5 डिग्री कुछ भी हो सकता है। 5 डिग्री बाद कौन स्टार्ट हुआ, बी दौड़ना स्टार्ट हुआ। तो ए पहले चल रहा है, बी जो है बाद में चल रहा है। यहां खरगोश कछुआ मत समझिएगा, ठीक है, ये दोनों एक समान गति से दौड़ रहे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो ए पहले अपने मैक्सिमम वैल्यू पहुंचेगा और बी क्या होगा, कुछ समय बाद में पहुंचेगा। तो पहले कौन पहुंचा, ए पहुंचा, तो ए आगे है, अग्रगामी है, लीड कर रहा है, किससे, बी से कर रहा है। यानी ए
लीड्स बी बाई कितना कर रहा है, कोई पूछे कितना कर रहा है भाई, तो कितना कर रहा है 5 डिग्री कर रहा है, यानी ए आगे है बी से कितना डिग्री 5 डिग्री। ठीक भैया, चलिए या इसी को उल्टा बोल दो, बी पीछे है किससे ए से, बी पीछे है किससे ए से, कितना डिग्री 5 डिग्री। इसमें बताइए आप, ठीक अपने आप से करिए, तो शायद कर लिया हो आप लोगों ने। क्या दिख रहा है, सबसे पहले चला भागा 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 एक्स पहुंच गया पहले, और उससे 90 डिग्री बाद π/2 मतलब 90 डिग्री बाद y वाला चलना स्टार्ट कर दिया है, मतलब x लीड कर रहा है y को कितना डिग्री बाई 90 डिग्री। अब बताइए पावर फैक्टर कैसा होगा, लीड की लैग, कुछ बता सकते हैं? नहीं, हम नहीं बता सकते, हमको तो मालूम ही नहीं भाई कौन सा करंट है कौन सा वोल्टेज है। अगर ए करंट हुआ तो पावर फैक्टर कैसा हो जाएगा, लीडिंग नेचर का हो जाएगा, लेकिन अगर बी करंट हुआ तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लैगिंग हो जाएगा, बी क्या रहेगा, पीछे रह गया। धारा अगर आगे है तो पावर फैक्टर लीड करेगा, धारा अगर पीछे पावर फैक्टर क्या करेगा, लैग करेगा। ठीक भैया, चलिए तो ये हुई केस ऐसा कि जब वेव शेप दिया होगा तब आप देखकर बता सकते हो कि लीड करेगा कि लैग करेगा और कितना डिग्री कर रहा होगा। जितना डिग्री करेगा आप रख दीजिए एंगल cos फाई, हमको मालूम cos फाई पावर फैक्टर होता है, वही पावर फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी। नेचर डिसाइड किया जाएगा करंट को देखकर कि करंट लीड कर रही है कि करंट लैग कर रही है। ठीक, बस 2-3 पॉइंट याद रखिए, काफी आसान हो जाएगा पावर फैक्टर को समझना आपके लिए। ठीक है, चलिए अब कुछ पॉइंट्स और हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने सीखा कि पावर फैक्टर क्या होता है, कैसे हम बताएंगे कितना डिग्री पर लीड या लैग कर रहा है, और पावर फैक्टर के लिए हम लोग करंट को देखकर बताएंगे कि हाँ अगर करंट आगे है तो लीड है, पीछे है तो लैग है, और अगर वेव शेप हुआ तो जो सिग्नल अपने अधिकतम वैल्यू पर पहले पहुंचेगा वही क्या कहलाएगा, लीड कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। चलिए अब ये जो नेचर है, हमने कहा नेचर 3 होगा, कौन कौन सा होगा, एक नेचर होगा रेजिस्टिव, सॉरी एक नेचर होगा यूनिटी इकाई, दूसरा नेचर होगा लैग पश्चगामी, और तीसरा नेचर होगा लीड मतलब अग्रगामी। ये 3 नेचर थे किसके, पावर फैक्टर के। यूनिटी हो सकता है, लीड हो सकता है, या फिर लैग हो सकता है। यूनिटी में हम लोगों ने कहा हाँ भाई वोल्टेज एंड करंट आर सेम इन फेज। फेज का मतलब कला स्थिति कहाँ है, सब परिभाषा आपको पढ़ाई गई है पिछले वीडियो में, आप जिसने देखा हो जाके देख लीजिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। फेज समान होगा किसका, V और I का, तो क्या कहलाएगा, यूनिटी कहलाएगा, यानी यहाँ पे एंगल हो जाएगा कितना 0 डिग्री का। लैग में हम लोगों ने कहा ठीक I या V लिखते हैं, V लीड I, या इसको उल्टा भी लिखा जा सकता है I लैग्स V। V आगे है I से, या फिर I क्या है पीछे है V से। लेकिन पावर फैक्टर देखने के लिए आप किसको बताओगे, I लैग कर रहा है किससे, V से, तभी आप बोलोगे क्या है कि लैगिंग नेचर का है, तो उसी को लिखते हैं, यानी I लैग V। ठीक, बाई किसी भी एंगल पे हो सकता है वो। अब लीड में क्या है, I लीड करेगा, लीड्स V से क्या होगा, लीड कर रहा होगा। लेकिन ये तो बात समझ में आ गई कि हाँ लीड लैग यूनिटी होगा क्या कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो डिसाइड कर सकते हैं कि हमेशा लीड होगा, लैग होगा या फिर यूनिटी होगा। जी हाँ, ऐसे एलिमेंट हैं हम लोगों के पास जो डिसाइड करेंगे कि अगर वो एलिमेंट है परिपथ में तो क्या होगा, वो फिक्स होगा। कैसे, देख लेते हैं। रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। यहाँ पे सपोज दैट हम लोगों ने लगाया वोल्टेज V और V बराबर Vm साइन ओमेगा t, तो यहाँ पे करंट क्या बहेगी, I करंट बहेगी, जो भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू में होगी। तो यहाँ पे करंट क्या आता है, I बराबर Im साइन ओमेगा t, साइन ओमेगा टी। तो फेजर में हम लोगों ने देखा था कि भाई वोल्टेज और करंट है या फिर 2 सिग्नल हैं, ये भी ओमेगा टी चल रहा है, ये भी ओमेगा टी चल रहा है, इन दोनों के बीच कोई एंगल है नहीं है, तो एंगल नहीं मतलब क्या है, 0 डिग्री का है, तो हम बोल देंगे कि फेज एंगल कितना है, 0 डिग्री का है। बात समझ में आई भैया, मतलब अगर रेजिस्टेंस है सर्किट में केवल, तो उसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा,
इकाई हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें वोल्टेज और करंट के बीच का जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, यानी प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। प्योर क्यों बोला? क्योंकि इसमें कुछ और एलिमेंट नहीं है, केवल क्या लगा है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आपका वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। दैट्स वाई पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये सेम फेज में है। ठीक, चलिए, इसका डेरिवेशन है लंबा, समझने के लिए वो भी हो सकता है, लेकिन कुछ आवश्यकता नहीं है। आप इतना याद रखिए, आपसे वही पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, लैग में आ जाते हैं। अब देख लेते हैं, ये पहले के लिए सर्किट थी, दूसरे के लिए है। किसका सिंबल है, इंडक्टर का, किसी सर्किट में लगा दिया गया। V बराबर सेम चीज, Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, फिर इंडक्टर में इंडक्टेंस होगा, रिएक्टेंस होगा क्या, XL, यहाँ पे करंट जाएगी I। क्लियर यहाँ तक? तो अगर आप लिखेंगे I बराबर, तो I इंडक्टर के लिए है, तो क्या होगा भाई, I बराबर, या आप निकाल भी सकते हैं E बराबर या VL बराबर क्या होता है, L di/dt। यही तो होता है। ये जो वोल्टेज है कहीं और जा रहा है इस सर्किट में, नहीं, सब इसके क्रॉस जा रहा है, जिसके क्रॉस वोल्टेज क्या माना गया था, VL माना गया था। तो आप यहाँ से इसको पक्षांतर करके इंटीग्रेट करेंगे I की वैल्यू निकालने के लिए, तो आपको मिल जाएगा I बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ये आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको निकल के सेम ही चीज आएगा, कुछ अलग नहीं आने वाला। तो V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, जबकि I बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, जो कि दिखा रहा है कि वोल्टेज और करंट के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री का है। वोल्टेज और करंट के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री का है। लेकिन करंट क्या है, 90 डिग्री आगे है कि पीछे, ये कौन बताएगा, ये साइन बताएगा। तो साइन क्या बोल रहा है, माइनस। माइनस का मतलब क्या है, कमी हो रही है, मतलब पीछे रह गया बेचारा, भाग नहीं पाया। उसके साथ साथ कितना डिग्री पीछे रह गया, 90 डिग्री पीछे रह गया। और करंट पीछे रह गई, पावर फैक्टर कैसा हो जाएगा, लैग हो जाएगा। मतलब अगर इंडक्टिव, प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो उसमें कितना डिग्री पीछे रहेगा, पूरा 90 डिग्री रहेगा। यानी इसको बोलेंगे फाई बराबर 90 डिग्री। तो cos फाई यानी cos 90 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। याद रखिएगा, यानी अब पावर फैक्टर का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सब चीजें आगे बहुत यूजफुल है आपके लिए, समझते हुए चलिएगा। कैपेसिटर ये लगा दिए, कैपेसिटर V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, Vc, यहाँ से करंट जा रही होगी I। तो I बराबर Q/T से क्या लिख सकते हैं, C∆V/dt। कैपेसिटर के लिए ये करंट का इक्वेशन है, और इंडक्टर के लिए यहाँ से करंट का इक्वेशन आपको मिल जाएगा 1/L इंटीग्रेशन ऑफ VL। ठीक, चलिए, तो यहाँ से आप जब V की वैल्यू रख के इंटीग्रेट करोगे तो निकल के क्या आएगा, मैं वो लिख दे रहा हूँ, I बराबर Im साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। अब एक चीज देखिए, ओमेगा टी, ये सब वैल्यू किसमें है, पॉजिटिव में है, इसलिए हर जगह ओमेगा टी क्या लिया जा रहा है, पॉजिटिव लिया जा रहा है। इसको आप 90 माइनस ओमेगा टी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ओमेगा टी किस में है, प्लस में है। ठीक, चलिए, तो यहाँ से दिखा कैपेसिटर केस में कि वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। ठीक थी बात, लेकिन ये क्या है, प्लस 90 डिग्री है। तो प्लस का मतलब क्या है, जल्दी भाग रहा है, तेज भाग रहा है। कितना डिग्री भाग रहा है, 90 डिग्री भाग रहा है। तो 90 डिग्री भाग रहा है, मतलब यहां से भी दिखा एंगल कितना बंधु, 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी, 0। अब कुछ समझ में आ रहा होगा, यहां भी 0, यहां भी 0, लेकिन अंतर है कि नहीं है, बिल्कुल अंतर है। इसमें जब लैग था तो 0 डिग्री क्या, यहां पे लिख लेते हैं, 0 डिग्री लैग मिल रहा था आपको। ठीक, यहां पे क्या था, 0 डिग्री लीड मिल रहा है।
यानी इसमें करंट आगे दिख रही है, इसमें करंट क्या दिख रही है, पीछे दिख रही है। मतलब ये जो आपका एलिमेंट है डिसाइड कर देते हैं कि लीड होगा कि लैग होगा। अगर आपका रेजिस्टेंस हुआ तो फिर क्या होगा, सेम फेज मतलब यूनिटी हो जाएगा। अगर इंडक्टर हुआ तो करंट क्या होगी, 90 डिग्री पीछे होगी। अगर कैपेसिटर हुआ तो वोल्टेज क्या होगा, पीछे होगा, करंट क्या होगी, आगे हो जाएगी। कितना डिग्री, 90 डिग्री इन द केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा जिसको ये समझ में कम आ रहा है या फिर आप याद करने में भूल जाते हो, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक टाइप का है, वो आप सुन लीजिए। रेजिस्टेंस में कोई भी एनर्जी क्या स्टोर होती है, नहीं। तो आपने वोल्टेज भी दिया, करंट भी दिया, दोनों साथ साथ चलेंगे तो कोई एंगल बनने वाला है नहीं। 0 डिग्री होगा तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, यूनिटी यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें इंडक्टर में देख लेते हैं। इंडक्टर में क्या स्टोर होता है, याद करिए। इंडक्टर में स्टोर एनर्जी ½ Li², किसके फॉर्म में होती है, करंट के फॉर्म में होती है। इंडक्टर में ½ Li² की ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र में धारा के रूप में संचित होती है। धारा क्या होगी, संचित हो जाएगी। भाई आप घर में कोई सामान लेकर आए तो पहले क्या करोगे, डिब्बे में भर के रखोगे, तब वहां से यूज करना स्टार्ट करोगे। सेम वही चीज इसके पास भी है। करंट क्या करनी है, स्टोर करनी है। तो वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ तो चलना शुरू किए, लेकिन करंट क्या होगी, स्टोर हो गई, यानी पीछे रह गई। कितना डिग्री, अगर प्योर है तो 90 डिग्री, तो करंट क्या हो गई, इंडक्टर में पीछे हो गई। ठीक, चलिए कैपेसिटर पे आ जाते हैं। कैपेसिटर में क्या स्टोर होता है, ½ CV², इलेक्ट्रिक फील्ड में किसके फॉर्म में, वोल्टेज के फॉर्म में। तो वोल्टेज स्टोर होगा तो वोल्टेज कहाँ रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो आगे कौन जाएगा, करंट जाएगी। हमको देखना क्या है, करंट देखना है। तो करंट देखना है तो सीधा सा मतलब है करंट आगे निकल गई, दौड़ के भाग के आगे निकल गई तो करंट क्या होगी, लीड कर जाएगी। ये केवल एक ट्रिक है आपको याद कराने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, ऐसा होता नहीं कि इसी वजह से लीड लैग या फिर यूनिटी हो जाता है। ठीक, यहाँ तक चलिए। तो ये हम लोग का था कि एलिमेंट कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं पावर फैक्टर के नेचर को डिसाइड करने के लिए। ठीक, अभी सबका वेव शेप और आगे जब दोनों मिल के आएंगे तब क्या होगा, पावर फैक्टर का नेचर कैसे डिसाइड करोगे आप, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।